भाई साहब वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर इस वीडियो के बाद भी तुम्हारा कोई चैप्टर वीक रह गया या बैकलॉग रह गया। एंड तक सुन लेना बस प्लीज। पहला, सिद्ध कीजिए कि इफ जहाँ पर प्रांत है आर और सहप्रांत जहाँ पर एक्स आर का है और एक्स का ऋण एक से एक के बीच में है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ऋण एक और एक के बीच में जितने भी वास्तविक संख्या आएंगे वो सभी एफ के सहप्रांत है। जहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स बटे एक धन मॉड एक्स, जहाँ पर एक्स आर का अवयव है, द्वारा परिभाषित फलन एक एक ही और आच्छादक है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये फलन एक एक ही और आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स बटे एक धन मॉड एक्स, जहाँ पर एफ का प्रांत आर और सहप्रांत ऐसा है जहाँ पर एक्स आर का अवयव है और एक्स का मान ऋण एक से एक के बीच में है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक ही है या फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स बटे एक धन मॉड एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन बटे में एक धन मॉड एक्स वन बराबर यहाँ पर एफ एक्स टू आ जाएगा एक्स टू बटे में एक धन मॉड एक्स टू। यहाँ पर मॉड है तो इसका मतलब यहाँ पर चार स्थिति होंगी। पहला कि यहाँ पर ये दोनों क्या हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर ये धनात्मक और ये ऋणात्मक हो सकता है। चौथा, यहाँ पर ये ऋणात्मक और ये धनात्मक हो सकता है। लेकिन हम केवल तीन ही स्थिति लेंगे। पहला स्थिति जब x1 और x2 क्या है, धनात्मक है, तो यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो यहाँ पर x1 धनात्मक है इसलिए हम मॉड को हटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बटे एक धन x1 बराबर यहाँ पर x2 भी धनात्मक है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा x2 बटे एक धन x2। तो अब हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो जब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 धन यहाँ पर आ जाएगा x1 x2 बराबर इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x2 धन यहाँ पर आ जाएगा x1 x2, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर x1 बराबर आ जाएगा x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एक एक ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक एक ही है। तो यहाँ पर दूसरा स्थिति देखते हैं जहाँ पर x1 और x2 ऋणात्मक है। तो यहाँ पर अगर x के अंदर एक रहता तो इसका मान आता एक, लेकिन अगर इसके अंदर ऋण एक रहता तो भी इसका मान क्या आता एक। तो मॉड ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण दे देता है। इसका मतलब है यहाँ पर मॉड ऋण एक बराबर होता है ऋण एक। तो यहाँ पर x1 और x2 ऋणात्मक है इसलिए हम धन के जगह में ऋण लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो यहाँ पर हम एफ एक्स वन के जगह में लिखेंगे x1 बटे में एक ऋण x1 बराबर एफ एक्स टू के जगह हम लिखेंगे x2 बटे में एक ऋण x2। तो यहाँ पर हम इसे भी इस तरफ और इसे भी इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा x1 x2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा x2 ऋण यहाँ पर आ जाएगा x1 x2, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक एक ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक एक ही है। तो अब हम तीसरा स्थिति देखते हैं जहाँ पर x1 धनात्मक और x2 ऋणात्मक है। तो यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो यहाँ पर x1 धनात्मक है तो यहाँ पर एफ एक्स वन का मान आ जाएगा x1 बटे में एक धन x1 बराबर यहाँ पर x2 ऋणात्मक है तो यहाँ पर एफ एक्स टू का मान आ जाएगा x2 बटे में एक ऋण x2। तो हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा x1 x2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा x2 धन यहाँ पर x1 x2। तो यहाँ पर हम x2 को इस तरफ और ऋण x1 x2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर x1 ऋण x2 बराबर, तो जब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसके चिन्ह पलट जाएगा और यहाँ पर ऋण है तो ये धन हो जाएगा, फिर ये और ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 x1 x2। तो यहाँ पर x1 धनात्मक है और x2 ऋणात्मक है तो हम इसके जगह में 0 से बड़ा कोई संख्या रख कर देखते हैं और इसके जगह हम 0 से छोटा कोई संख्या रख कर देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण यहाँ पर ऋण 2, तो यहाँ से 3 धन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5।
तो यहाँ पर इसका मान आया 5 जो कि धनात्मक है। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ऋण 6, तो यहाँ से ऋण 12, तो यहाँ पर इसका मान आया ऋण 12 जो कि ऋणात्मक है। तो यहाँ पर इसका मान आया धनात्मक, यहाँ पर इसका मान आया ऋणात्मक। तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक मान को बराबर दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर धनात्मक मान और ऋणात्मक मान दोनों बराबर हों। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाली स्थिति होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर x1 धनात्मक और x2 ऋणात्मक ही नहीं होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाली स्थिति संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली स्थिति संभव ही नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास केवल 2 ही स्थिति है जहाँ पर फलन एक ही है। इसका मतलब है कि यहाँ फलन एक ही है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फलन आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y इसका अवयव है, जहाँ पर x का मान ऋण 1 से 1 के बीच में है। तो हम मानेंगे कि यहाँ पर y बराबर fx है, जहाँ पर y बराबर हम यहाँ पर fx का मान रखेंगे जो है x/1 धन मॉड x। यहाँ पर मॉड x है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 स्थिति होंगी। पहला स्थिति जहाँ पर x धनात्मक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर हम यहाँ पर fx का मान रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x/1 धन मॉड x। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर x धनात्मक है इसलिए मॉड हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x/1 धन x। तो यहाँ पर हम इसका गुणा इस तरफ करेंगे, तो यहाँ पर y धन यहाँ पर x गुणा y बराबर यहाँ पर x। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर y बराबर x ऋण यहाँ पर xy। तो यहाँ पर हम इसमें से x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर x 1 ऋण y। तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर y/1 ऋण y बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर आ जाएगा y/1 ऋण y। अगर हम इसमें y के जगह में ऋण 1 से 1 के बीच में का कोई भी मान रखेंगे, तो यहाँ पर x का मान भी ऋण 1 से 1 के बीच में ही आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो अब हम दूसरा स्थिति देखते हैं जहाँ पर x ऋणात्मक है। तो यहाँ पर y बराबर हम यहाँ पर fx का मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x/1 धन मॉड x। तो यहाँ से y बराबर यहाँ पर x ऋणात्मक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x/1 ऋण x। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर y ऋण यहाँ पर x गुणा y बराबर यहाँ पर x। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर y बराबर x धन यहाँ पर x गुणा y। तो यहाँ पर y बराबर हम इसमें से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x 1 धन y। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर y/1 धन y बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर y/1 धन y। तो यहाँ पर भी y इसका है, जहाँ पर x मान ऋण 1 से 1 के बीच में है, तो हम y के जगह में ऋण 1 से 1 के बीच का कोई भी संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर x मान भी ऋण 1 से 1 के बीच में ही आएगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन एक भी है और आच्छादक भी है। दूसरा सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x की घात 3 द्वारा प्रदत्त फलन f r से r में एक इंजेक्टिव है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये फलन एक ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे fx बराबर x की घात 3 जहाँ पर f r से r में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक ही है फिर नहीं। तो यहाँ पर ये है r और ये है r, और यहाँ पर ये है fx बराबर x की घात 3। तो जब x का मान 0 होगा तो यहाँ पर इसका मान भी आएगा 0। जब x का मान ऋण 1 होगा तो यहाँ पर इसका मान भी आएगा ऋण 1, और जब x का मान 1 होगा तो यहाँ पर इसका मान भी आएगा 1, और जब x का मान ऋण 2 होगा तो यहाँ पर इसका मान आएगा ऋण 8, और जब x का मान 2 होगा तो यहाँ पर इसका मान आएगा 8। तो यहाँ पर इसका भी एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है, और इन तीनों का भी हमें एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जिसका मतलब है फलन एक ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना fx1 बराबर fx2। तो यहाँ पर fx बराबर है x की घात 3, तो fx1 हो जाएगा x1 की घात 3 बराबर fx2 हो जाएगा x2 की घात 3। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x1 बराबर आ जाएगा x2। लेकिन अगर यहाँ पर घात विषम ना होकर सम रहता तो हम इसके सामने में धन ऋण का चिन्ह लगाते, लेकिन
यहाँ पर घात विषम है, इसलिए हम धन ऋण का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर फलन एक ही है। तीसरा, एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है Px, जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तरह से Px में एक संबंध R परिभाषित कीजिए। Px में उपसमुच्चय ए बी के लिए ARB यदि और केवल यदि ए बी का उपसमुच्चय है। क्या R Px में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का चित्र भी लिखिए। यहाँ पर x एक अरिक्त समुच्चय है और Px x के जितने भी उपसमुच्चय होंगे उन सभी का समुच्चय है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x बराबर 1 2 3 है, तो यहाँ पर x का उपसमुच्चय हो जाएगा, पहला होगा खाली, दूसरा 1, उसके बाद 2, फिर 3, उसके बाद 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 1 और 3, फिर आखिर में 1 2 और 3। तो यहाँ पर ये है x का उपसमुच्चय और इन्हीं उपसमुच्चयों के समुच्चय को हम Px कहते हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये तुल्यता संबंध है फिर नहीं, और तुल्यता संबंध का मतलब होता है कि फलन स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है x बराबर अरिक्त समुच्चय Px बराबर x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो हम यहाँ पर संबंध R लिखते हैं। तो यहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि ARB यदि और केवल यदि A क्या B का उपसमुच्चय है, और ARB का मतलब होता है A, B। तो यहाँ पर ये समुच्चयों का जोड़ा है, और यहाँ पर ये संबंध इस प्रकार है कि पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय है। मतलब इसके अंदर ऐसे जोड़े आएंगे जो पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय है। तो जैसे यहाँ पर ये है 1 और यहाँ पर ये है 1, 2, तो यहाँ पर ये इसका उपसमुच्चय है। इसी तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और ये 1, 3, तो यहाँ पर भी ये इसका उपसमुच्चय है। लेकिन यहाँ पर 1, 3 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसमें नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सतुल्य है फिर नहीं। तो सतुल्य होने के लिए ए का ही उपसमुच्चय होना चाहिए। तो हर समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब है कि यहाँ संबंध सतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ए का उपसमुच्चय है। इसका मतलब है कि यहाँ पर A, R का अवयव है, अतः संबंध R सतुल्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सममित है या फिर नहीं। तो सममित होने के लिए अगर A B का उपसमुच्चय है तो B भी A का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो यहाँ पर यह है 1 और यह है 1, 2, तो यहाँ पर ये है A और यह है B। तो यहाँ पर ये इसका उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ पर ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। इसी तरह से यदि A B का उपसमुच्चय है तो जरूरी नहीं है कि B भी हमेशा A का उपसमुच्चय हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध सममित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना A, B R का अवयव है, और यहाँ पर इसका मतलब है कि A B का उपसमुच्चय है। तो सममित होने के लिए यदि A B का उपसमुच्चय है तो B भी A का उपसमुच्चय होना चाहिए। लेकिन जब A B का उपसमुच्चय है तो B A का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारे B, A R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सममित नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर AB R का अवयव है तथा BC भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि A B का उपसमुच्चय है तथा इसका मतलब है कि यहाँ B C का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर A B का उपसमुच्चय है और B C का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर ये इसका उपसमुच्चय है और ये इसका उपसमुच्चय है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये इसका उपसमुच्चय होगा, मतलब यहाँ पर A C का भी उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A C का उपसमुच्चय है। इसका मतलब है यहाँ पर A, C R का अवयव है। तो यहाँ पर AB भी R का अवयव है, BC भी R का अवयव है और AC भी R का अवयव है। इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इसका मतलब है कि संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ संबंध सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, अतः संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। चौथा समुच्चय 1 2 3 से लेकर n तक से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस समुच्चय का इसी समुच्चय से आच्छादक फलनों की संख्या को ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पर एक समुच्चय है 1 2 3, तो हमें इस समुच्चय का इसी समुच्चय से आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस समुच्चय का इस समुच्चय से आच्छादक फलनों की संख्या होगी 6, क्योंकि इसमें 3 अवयव हैं। तो 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल होता है 6। इस तरह से यहाँ पर यह समुच्चय, फिर हम इस समुच्चय का इसी समुच्चय से
आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें 4 अवयव है, इसका मतलब है यहाँ पर आच्छादक फलनों की संख्या है 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर यह समुच्चय। तो हम इसमें इस समुच्चय से आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करना है और इसमें अवयव की संख्या है n। इसका मतलब है यहाँ पर आच्छादक फलनों की संख्या होगी n फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय 1 2 3 से लेकर n से स्वयं तक के आच्छादक फलनों की संख्या n फैक्टोरियल है। पांचवा, मान लीजिए कि a बराबर ये और b बराबर ये और f और g a से b में है क्रमशः। fx बराबर है x का वर्ग ऋण x, जहाँ पर x क्या है, a का अवयव है, तथा gx बराबर 2 मॉड x ऋण 1 बटे 2 ऋण 1, जहाँ पर x a का अवयव है। द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये और ये समान है या फिर नहीं। मतलब हमें इसमें fa बराबर ga ज्ञात करना है, जहाँ पर a का अवयव है। मतलब जब हम a के अवयव को इसमें और इसमें रखेंगे तो इन दोनों के मान बराबर आने चाहिए। जैसे जब ऋण 1 को इसमें रखेंगे तो इसका मान आएगा 2 और जब ऋण 1 को इसमें रखेंगे तो इसका मान भी 2 ही आना चाहिए, तभी ये और ये बराबर होंगे। तो हम इन सभी अवयव को इसमें और इसमें रख कर देखते हैं कि यहाँ पर ये और ये बराबर है फिर नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है a बराबर ऋण 1 0 1 2, b बराबर ऋण 4 ऋण 2 0 2। यहाँ पर f और g a से b में है। यहाँ पर fx बराबर है x का वर्ग ऋण x, जहाँ पर x a का अवयव है, और gx बराबर है 2 मॉड x ऋण 1 बटे 2 ऋण 1, जहाँ पर x a का अवयव है। तो यहाँ पर तो हम इनके मान को इनमें रख कर f ऋण 1 f0 f1 f2 ज्ञात करेंगे। इसी तरह से हम g ऋण 1 g0 g1 और g2 ज्ञात करेंगे। तो जब ऋण 1 को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग ऋण यहाँ पर ऋण 1, तो यहाँ पर 1 धन 1 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका मान आया है 2। इसी तरह से जब हम इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर जब हम इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग ऋण 1, तो यहाँ पर 1 ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी तरह से जब हम इसमें 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग ऋण 2, तो यहाँ पर 4 ऋण 2 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका मान आया है 2। इसी तरह से हम g ऋण 1 ज्ञात करते हैं। तो जब ऋण 1 को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर ऋण 1 ऋण 1 बटे 2 और यहाँ पर ऋण 1, तो 2 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण 1 बटे में 2। फिर ऋण 2 में हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर ऋण 3 बटे 2, यहाँ पर ऋण 1 और मॉड है इसलिए ऋण का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 3 बटे 2 ऋण 1, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 ऋण 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। जब ऋण 1 को इसमें रखेंगे तब पर इसका मान आएगा 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। इसी तरह से हम 0 को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 ऋण 1 बटे 2, फिर यहाँ पर ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 बटे 2 और यहाँ पर ऋण 1, फिर मोड की वजह से ऋण चिन्ह हट जाएगा तो यहाँ पर 2 गुणा 1 बटे 2 ऋण 1, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ पर इसका मान आया 0। इसी तरह से हम इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 ऋण 1 बटे 2, फिर यहाँ पर ऋण 1, तो यहाँ पर 2, जब हम 1 में 1 बटे 2 घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 1 बटे 2 ऋण 1, फिर यहाँ पर 2 गुणा 1 बटे 2 ऋण 1, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 ऋण 1 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान आया 0। इसी तरह से हम इसमें 2 रख कर देखते हैं तो यहाँ पर 2 ऋण 1 बटे 2, यहाँ पर ऋण 1, तो यहाँ पर 2, हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 ऋण 1 बटे 2, फिर हम 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 2 ऋण 1, तो 2 गुणा 3 बटे 2 ऋण 1, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 3 ऋण 1 बराबर 2। तो यहाँ पर इसका मान आया 2। तो यहाँ पर f ऋण 1 का मान आया 2 और g ऋण 1 का मान भी आया 2। इस तरह से f0 का मान 0, g0 का मान 0, f1 का मान 0, g1 का मान 0, f2 का मान 2 और g2 का मान 2 आया है। तो यहाँ पर इन दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर f और g समान है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ fa बराबर g है फॉर ऑल a जो a का अवयव है, अतः f और g समान है। छठवां, यदि a बराबर 1 2 3
हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1, 2 तथा 1, 3 हो और जो समतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है A1, B2, C3, D4। तो हमें इसमें उस संबंध की संख्याओं को ज्ञात करना है जिसमें ये अवयव भी उपस्थित हो और वो संबंध समतुल्य सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर A बराबर 1, 2, 3। तो अब हम A क्रॉस A ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 3,1, फिर 3,2, फिर 3,3। तो हमें यहाँ पर संबंध बनाना है। यहाँ पर पहले संबंध क्या हो, समतुल्य हो, मतलब हम इसमें इनके द्विक को पहले लिखेंगे तभी वो संबंध क्या होगा, समतुल्य होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3। फिर इस संबंध में 1,2 भी होना चाहिए और 1,3 भी होना चाहिए और यहाँ पर इस संबंध सममित भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 1,2 है तो हम 1,2 का उल्टा 2,1 भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1,3 है तो हम 1,3 का उल्टा 3,1 भी लिखेंगे। तो हमने इसमें 1,1 लिखा है, 1,2 लिखा है और 1,3 भी लिखा है। यहाँ पर 2,1 भी है, 2,2 भी है, इसमें 2,3 नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 2,3। फिर इसमें 3,1 है, 3,2 भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 3,2। फिर इसमें 3,3 भी है तो इसमें केवल 2,3 और 3,2 ही बचा है। जब हम इसमें 2,3 लिखेंगे तो संबंध को सममित बनाने के लिए हमें इसका उल्टा 3,2 भी लिखना पड़ेगा और जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर संबंध संक्रामक हो जाएगा। और यहाँ पर संबंध अभी संक्रामक नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3,1 है, 1,2 है लेकिन 3,2 उपस्थित नहीं, जिसका मतलब है कि संबंध संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा केवल एक ही संबंध उपस्थित है जो समतुल्य है, सममित है और संक्रामक नहीं है और जिसमें अवयव 1,2 और 1,3 भी उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है A। सातवां, यदि A बराबर 1, 2, 3 हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है A1, B2, C3, D4। तो हमें उन संबंधों की संख्या ज्ञात करना है जिसमें ये अवयव उपस्थित हो और वो संबंध तुल्यता संबंध भी हो। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 1, 2, 3। तो अब हम A क्रॉस A ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 3,1, फिर 3,2, फिर 3,3। तो हम यहाँ पर पहला संबंध लिखते हैं। तो यहाँ पर संबंध तुल्यता संबंध होना चाहिए, मतलब वो समतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो समतुल्य होने के लिए संबंध में इनके द्विक मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,1, 2,2, 3,3 और इसमें 1,2 भी उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर 1,2 और सममित होने के लिए इसका उल्टा मतलब 2,1 भी उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर इस संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है क्योंकि यहाँ पर 1, 2 है, 2, 1 है और 1,1 भी उपस्थित है, जिसका मतलब है संबंध संक्रामक है। तो अब यहाँ पर 1,3, 3,1 और 2,3, 3,2। यहाँ पर एक संबंध तो बन के जहाँ पर संबंध संबंध भी है और उसमें ये अवयव भी उपस्थित है। तो यहाँ पर केवल ये अवयव उपस्थित है तो इनकी सहायता से दूसरा संबंध बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, फिर 1,2 और 2,1। तो बचा है 1,3। तो संबंध को सममित बनाने के लिए अगर यहाँ पर 1,3 है तो हम इसको उल्टा 3,1 भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर बचा है 2,3 तो हम इसको उल्टा 3,2 भी लिखेंगे। तो यहाँ पर यह संबंध समतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है क्योंकि यहाँ पर 1, 3 है, 3, 1 है और 1, 1 भी उपस्थित है। इसी तरह से 2, 3 है, 3, 2 है और 2, 2 भी उपस्थित है। तो यहाँ पर ऐसे केवल 2 ही संबंध संभव है जो तुल्यता संबंध हो और उसमें अवयव 1,2 भी उपस्थित हो। इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है B। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।